आज हम अपने चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं। ये चैनल हमने बनाया भी आपको अच्छी इतिहास की जानकारी हो। हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की कुछ अच्छी तस्वीर आपको पेश की जाए। आज हम एक बहुत प्रतापी राजा जिसने देश की बड़ी सेवा की, एक साधारण परिवार या साधारण जगह से उठकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। बड़े साम्राज्य की नहीं, राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेने जा रहे हैं, उनकी बात करेंगे। ये जो मौर्यन साम्राज्य है, ये भारत में ना जो बिखरा हुआ साम्राज्य था, यहाँ पर छोटे छोटे साम्राज्य से दक्षिण में, उत्तर में, हर जगह पर कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, कोई बड़ा राज्य नहीं था। तो उस समय एक ऐसा नाम उभर के आया, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके साथ ही उसका एक और मित्र था, प्रधानमंत्री था, चाणक्य। दोनों ने मिलके भारत की एक राष्ट्रीय तस्वीर बनाई, उसमें एक मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की। देखो, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड है, ये 322 बीसी से 298 बीसी तक मिलता है, विक्रमी संवत तक। ये जो है बीसी ईस्वी पूर्व तक मिलता है। इसके जो सोर्स हैं हमारे पास ज़्यादा नहीं है। बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, यूनानी साहित्य है, पुराण है, कुछ पुरातन भी हैं, दशाभिलेख हैं, सिक्के हैं। हमारे पास बौद्ध ग्रंथों में महायान, दिव्ययान, महावंश, दीपवंश, कई ग्रंथ हैं जो बुद्ध धर्म में जानकारी देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैन ग्रंथ में हमें भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, हेमचंद्र का प्रशिष्ट पर्व है, इसी तरह मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त का, इसी तरह पुराण है, अभिलेख मिले हैं, रुद्र दमन का एक जूनागढ़ अभिलेख है, कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ स्तूप मिले हैं, बहुत ज़्यादा स्तूप मिले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें मौर्यन साम्राज्य की जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने एकीकृत भारत का निर्माण किया है। इससे पहले हमें एकीकृत भारत की तस्वीर नहीं मिलती। हालांकि भारत के नाम पर है, वो बड़ा प्रतापी राजा था भारत, जिसके नाम से नाम पड़ा है भारत। लेकिन बीच का जो पीरियड है उसमें फिर जो राज है वो छिन्न भिन्न हो गए थे, छोटे छोटे राज बन गए थे, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा खुली थी, वहाँ आक्रमण करे आ रहे थे। इस समय यूनानी आक्रमण आ रहे थे, अब इस्लाम शुरू नहीं हुआ था, शक भी आ रहे थे, ने बताया कई कुषाण भी आ रहे थे। तो ये बड़े जो हमलावर जातियाँ थी भारत में आ रही थी, उनको रोकने के लिए, एक साम्राज्य स्थापना करने के लिए आगे आए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है भी इसका पिता एक राजा था। अभी इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हमें कुछ ग्रंथों से पता लगता है कि इसका पाटलिपुत्र या उसके आसपास किसी जगह राजा था, लेकिन साजिश करके उसके पिता की हत्या कर दी गई। उसकी जो माता थी वो प्रेग्नेंट थी, चंद्रगुप्त मौर्य उसके गर्भ में था, तो वो अपने बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई थी, पाटलिपुत्र के पास ही किसी गांव में। तो उस समय जो नया राजा बना था, तो उस समय एक रूल था भी जब राजा जो पहले राजा की हत्या कर दी जाए तो उसे परिवार को मार दिया जाता है। तो उसको मारने के लिए जब उसको पता लगा कि इस राजे के बच्चे ने जन्म दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ जन्म ले लिया, तो उसको मारने के लिए एक सेना भेजी गई, पूरे गांव को घेरा डाल लिया गया। लेकिन उस समय उसकी माता ने एक काम किया, उस बच्चे को ग्वाले के एक बर्तन में डाल दिया और ग्वाला आराम से लेकर निकल गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जान बच गई। इसकी माता का नाम मूरा मिलता है। विशाखा दत्त में बड़ी अलग अलग बातें हैं, मूरा को वो सुंदर जो बताते हैं, ये शूद्र जाति की बचाते हैं उसको, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं मिलता। वो उसका नाम मूरा था, तो उसके नाम से मौर्य का नाम पड़ा होगा। उसमें वैसे ही माता गंगा पुत्र, कुंती पुत्र, माता का नाम बड़ा प्रधान था। तो ये माना जाता है कि उसका पिता क्षत्रिय थे। उसका जो जन्म है ये 345 बीसी में माना जाता है। अब ये जो व्यक्ति है इसका जीवन बड़ा ऐसे ग्वाले ने पाला, फिर ऐसे शिकारी ने पाला। वैसे तो ये बात मानी जाती है, दो कल्पनाएं हैं। एक तो ये कल्पना है भी उसकी माता ने उसको जंगल में लेकर चली गई, क्योंकि उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे, तो उसने गुप्त रूप में उसको शिकारी बनकर जंगल में रहने लगी। अगली मुलाकात जंगल में ही उसकी मुलाकात होती है चाणक्य से। चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था,
वो जो व्यक्ति है वो भी एक गांव में पैदा हुआ था, तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करता है। उसका पिता बचपन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो तक्षशिला में प्राप्त करता है, बड़ी अच्छी एजुकेशन लेता है, वहाँ अध्यापक बन जाता है। अध्यापक बनने के बाद उस व्यक्ति को लगा भी ये जो सिकंदर की यहाँ पर हमला हो रहा है, छोटे छोटे राज हैं। अम्बी एक राजा था, वो पोर्स के खिलाफ सिकंदर को बुला रहा था। उसने कहा भी ऐसा नहीं होनी चाहिए। वो उसको लगा मगध बड़ा शक्तिशाली राजा है, तो मगध के राजे के पास वो चला गया। तो उसने जाके उसको प्रार्थना की, लेकिन मगध का राजा जो धनानंद बड़ा अभिमानी था, उसको बड़ा अभिमान था। वो नंद वंश का वहाँ पर राज था। ये नंद वंश 9 भाई थे। महापद्म नंद जिसने राज्य की स्थापना की, और जो इस समय राजा था वो धनानंद। ये बड़े अहंकारी थे। इन व्यक्तियों ने, उसने कहा भी एक चोटी वाला व्यक्ति, एक ब्राह्मण मुझे सलाह देने आया है, आप अपना काम करो, अपना दान मांगो, भिक्षा लो और जाओ। युद्ध करना राजाओं का काम है, आपका काम नहीं है। उसने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, चाणक्य को। अब चाणक्य को बड़ा गुस्सा आया, उसने अपनी चोटी खोल दी। उसने चोटी खोल दी, चोटी खोल के उसने कहा भी ठीक है, मैं जब तक इसको नहीं बांधूंगा, जब तक इसका अंत नहीं कर दूंगा। तो अब चाणक्य के लिए प्रॉब्लम में आ गई। उसने अब प्रॉमिस किया, उसने वादा किया है भी मैंने इसका राज का अंत करना है, एक राष्ट्रीय राज की स्थापना करनी है। अब वो विंध्याचल के जंगलों में चला गया, बैठा है, सोच कर रहा है, बेचारा देख रहा है। तो उसको हमने देखा, मैंने बताया अपनी माता के साथ जो है, वैसे 2 सारी बातें हैं कि वो इस शिकारी के पास था जहाँ माता के पास था। माता ने उसको गुप्त रूप से छुपा के रखा हुआ था, तो वो शिकार खेल रहा था। ऑटोमेटिक है, क्षत्रिय वंश का था, राजा के गुण था, बड़ा बहादुर व्यक्ति था। वो बड़े बड़े शिकार करता था, सिंह उससे डरते थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसने, देखो चाणक्य के पास एक गुण था, वो व्यक्ति के हाव भाव देखकर, बॉडी लैंग्वेज समझ जाता था ये व्यक्ति कैसा है। दुश्मन को, दोस्त को भी पहचान लेता था। उसको लगा ये व्यक्ति बड़ा प्रतापी है, ये आगे बड़ा भविष्य का अच्छा राजा बन सकता है। तो उसने उस व्यक्ति का चुनाव किया, और जो चंद्रगुप्त मौर्य अभी 19 साल का था, उसको फिर ट्रेनिंग दी। उसको एजुकेशन थी नहीं, ऐसी परिस्थितियों में पैदा हुआ था, तो उसको फिर तक्षशिला ले गया। देखो अब विद्या बड़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको मानना पड़ेगा। 8 साल उसको विद्या दी, उसको हुनर सिखाया, उसको युद्ध विद्या सिखाई, उसको डिप्लोमेसी सिखाई, करने के बाद वो लेकर आया। तो यहाँ पर एक जस्टिन है, वो कहते हैं इसने फौज बना ली अपनी, भाड़े के सैनिक रख लिए, कुछ डाकू थे अपने टोले में शामिल कर लिए, लेकिन वो बात ठीक तरह। उसको बाद में लगा भी नहीं, मुझे एक अच्छी संगठित फौज बनानी चाहिए। तो सबसे पहले उसने जो विजय प्राप्त की वो पंजाब पे की। अब विजय पंजाब में कैसे की? क्योंकि पंजाब में उस समय ना माना जाता भी जो अपना सिकंदर है, 326 में हमला किया, वापस चला गया। 321 में उसकी रास्ते में 300 में उसकी मृत्यु हो गई, बेबीलोन में ही। वो यूनान नहीं पहुंच सका, बीमार हो गया था, जहाँ उसको कोई हत्या कर दी गई। अलग अलग बातें हैं, हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन अब यहाँ पर एक लुई फिलिप नाम का व्यक्ति था, जिसको उन्होंने अपना सेनापति से छोड़ गया था सिकंदर। अब लोगों पर बड़े अत्याचार किए थे। पंजाब में कबैलाई प्रथा थी, वो अपनी ज़मीन से बड़ा प्यार करते थे। जब यूनानी आए तो पंजाब के लोग, जो कबायली लोग थे, ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कबीले को पूरा वध किया। अब सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी, या समाचार आ चुका था। अब चाणक्य ने बड़ी अच्छी गेम खेली, उसने सब लोगों को भटकाया, प्रवोक किया। उसने कहा भी अब हमारे पास मौका है, हम यूनानियों से अपने स्टेट का बदला लेने का और अपना प्रांत खाली करवाने का। तो भीड़ प्रवोक हो गई, जंगली जो जातियां थी, कबायली लोग थे, पंजाब के लोग थे, वो सभी आ गए, आगे घेरा डाल लिया। लुई फिलिप का कत्ल कर दिया गया, उस पर कब्जा हो गया। तो बिना किसी मुश्किल के उसने चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का राजा बना दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके 2 फायदे हुए। पंजाब वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ये धान के हिसाब से भी भूमि उपजाऊ है। दूसरा, यहाँ बहादुर लोग हैं, अच्छे सैनिक मिलते हैं। 2 चीज़ों के सहारे उसको लगा भी अब मुझे मगध जीतना चाहिए। उसने फिर गुप्तचर का जाल बिछाया। उसने धनानंद के जो अधिकारी थे उनको अपने साथ मिला लिया। अब क्योंकि धनानंद की जनता बड़ी दुखी थी, धनानंद के बारे में कहा जाता है उसने इतने टैक्स लगा दिए थे, रोड पर टैक्स, पुल पर टैक्स, इवन जो सब जलाते हैं उस पर टैक्स, लकड़ काटने पर टैक्स। आपको लकड़, उसमें लकड़ आम मिलती थी, जंगल में जाओ लकड़ काट लाओ, लेकिन उसने लकड़ काट भी, फ्यूल पर भी टैक्स लगा दिया। अब लोगों का धन खाली हो गया था, राजे की तिजोरियां भर गई थी। अब जनता बड़ी दुखी थी, इसका लाभ उठाया, जनता को प्रवोक किया, गुप्तचर का जाल बिछाया। उसने मगध का जो राजा था धनानंद 321 पर उस पर हमला करने के लिए पूरी योजना बनाई, एक सेना बनाई।
विंध्याचल के जंगलों में गया, वहाँ धन इकट्ठा किया। अब एक राजा प्रवर्तक था पंजाब में, ये माना जाता राजा पोरस था, उससे समझौता किया, दोनों सेनाओं ने मिलकर वहाँ हमला किया। अब उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, ये माना जाता है भी 2 लाख पैदल सेना थी। धनानंद के पास 20,000 घुड़सवार थे, 2,000 हाथी थे, 30,000 रथ थे। अब उसने सारा इकट्ठा करके जब लड़ाई की तो इसके पास बहुत बड़ा दिमाग था, चाणक्य का तोड़ किसी के पास नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा प्रतापी व्यक्ति था। जब लड़ाई हुई उसमें जो धनानंद था वो योग्य व्यक्ति था, वो हार गया। उसमें कहा जाता कि राजा प्रवर्तक की भी मृत्यु हो गई, धनानंद की मृत्यु हो गई, और जो ज़्यादातर नंद वंश के लोग थे वो मारे गए। और जो चंद्रगुप्त मौर्य उसके गंगा सिंध के मैदानों पर कब्जा हो गया। एकदम भारत का एक प्रकार का मगध बड़े शक्तिशाली प्रदेश था, सेंटर में था, हमेशा मगध ही हमारा केंद्र रहा है। मगध पर राज हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इस तरह ये उसकी पहली महत्वपूर्ण जीत थी। और चाणक्य की जो एक कसम खाई हुई थी वो भी उसकी पूरी हो गई। अब उसने कोई आप राजा नहीं बना, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, आप उसका प्रधानमंत्री बना। वो प्रधानमंत्री काफ़ी देर तक रहा, उसका चलता रहा, उसको हर समय विचार विमर्श करता रहा। तो उसका गुरु था, वो उसको बड़ा सम्मान करता था, उसके अकॉर्डिंग ही चलता था। अगली जो विजय वेरी इंपॉर्टेंट है वो है 305 में सेल्यूकस। देखो सिकंदर जब वापस गया तो जेद माना जाता है भी जो ये उत्तरी पश्चिमी के प्रदेश थे, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, हेरात, वहाँ का एक सेनापति था सेल्यूकस, वो उसको सौंप दिए गए। अब सिकंदर की मृत्यु हो गई, उसका विवाह हुआ नहीं था, सेनापतियों में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद वहाँ पर कोई राजा नहीं बना, काफ़ी देर लड़ाई चलती रही, आखिर सेल्यूकस की विजय हुई तो सेल्यूकस यूनान का राजा बन गया। उसके बाद उसने कहा भी ये जो पंजाब है इस पर विजय प्राप्त की थी सिकंदर ने, ये हमें वापस करो। उसने संदेश भेजा। अब चंद्रगुप्त मौर्य संदेश मान कहा था, उसके पास बहुत बड़ा हथियार था चाणक्य। अब उसने चाणक्य की मदद से उसे इनकार कर दिया, सेल्यूकस हमला करने के लिए आया। तो माना जाता है भी जो है ये 305 बीसी में हमला हुआ, इसमें जो बुरी तरह हार गया सेल्यूकस। अब सेल्यूकस हार गया तो उसके बाद एक समझौता हुआ। समझौते में क्या हुआ, काबुल, कंधार, हेरात, बलोचिस्तान जो 4 प्रांत थे अभी यूनान के पास, वो दे दिए गए गिफ्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी उसको भेंट किए। और एक दूत था मैगस्थनीज, यूनानी व्यक्ति, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए आ गया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, जो अपना था ये सेल्यूकस, उसकी बेटी थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैरिज थी भारत की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिमोनियल रिलेशन जिसे बोलते हैं हम। इससे भारत की बड़ी विख्यात हुई, प्रसिद्धि हुई। एक भारत का राजा है जो यूनान की राजकुमारी से विवाह करता है, यूनान के साथ उसकी दोस्ती हो गई। तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट जीतें हैं। उसके बाद माना जाता है उसने पश्चिम और दक्षिण में भी अपना झंडा लहराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस हराने के बाद पूरे भारत में विजय ऐसा लगता है हमें। उसने पश्चिम में और दक्षिण में भी विजय का पताका लहराया। हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। हमें पश्चिम का प्रमाण मिलता है, रुद्र दमन में एक जूनागढ़ का शिलालेख मिला है। वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था, तो उसने अपॉइंट किया था पुष्यगुप्त। उसने सुदर्शन झील की मुरम्मत करवाई, वहाँ बांध बनवाया। इसका मतलब क्या है, वो सौराष्ट्र प्रदेश में था। ये मौर्य पहाड़ का एक भाग था। इसका मतलब है पश्चिम जो सौराष्ट्र है उस पर विजय प्राप्त की चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी तरह मैसूर शिलालेख है, यहाँ पर हमें पता लगता है भी वहाँ दक्षिण में भी विजय प्राप्त की। लेकिन बाद में ऐसा लगता है भी चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख सेना थी, जिसके दम से उसने पूरे भारत का विजय पताका लहराया। जस्टिन कहता है उसने 6 लाख सेना अपनी कायम कर ली थी, बहुत बड़ी सेना थी उसकी। लेकिन बाद में भद्रबाहु जो जैन भिक्षु थे उसके संपर्क में आ गए चंद्रगुप्त मौर्य। कलभ सूत्र उन्होंने एक पुस्तक लिखी है भद्रबाहु ने, उसमें वर्णन है। वो उसके साथ दक्षिण में चले गए, वहाँ पर वो बैलगोला पहाड़ियों में रहे। वहाँ पर संधारा एक विधि है जैन धर्म में, उसके अनुसार उन्होंने 5 सप्ताह तक उपवास रखा और वहीं प्राण त्याग दिए। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत बड़ा जो साम्राज्य था वो हिमालय से लेकर, हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्वी बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिमी तक, अफगानिस्तान और अरब सागर तक राज फैला हुआ था। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। राजनीतिक एकता उसने स्थापित कर दी। 322 से लेकर 298 अपनी मृत्यु तक
उसने 24 वर्ष राज किया। वो एक वीर योद्धा था, एक विजेता था, प्रजा का पालन करने वाला था, सफल राजनीतिक था, बड़ा साम्राज्य निर्माता था, महान साम्राज्य की स्थापना की और एक यूनान जैसे देश को झुकाया और उसकी राजकुमारी से विवाह किया। वहाँ के दूत जो मैगसनीत हैं और डायमैक्स उसके दरबार में रहे। तो ऐसे प्रतापी राजा का हमने आज वर्णन किया। तो हम अगले जो करेंगे उसमें चाणक्य के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।